हेलो जयपुर। वेलकम टू द 89.6 एफएम रेडियो जेएनयू दुनिया बदल देंगे। स्वागत है आपका मेरे शो जिसका नाम है खट्टी मीठी गपशप। मैं हूं आपकी होस्ट श्रुति। जुड़ गई हूं आपके साथ एक नए मेहमान को लेकर जो कि होटल इंडस्ट्री की दुनिया का एक बेहतर अनुभव रखते हैं। आज हमारे साथ जुड़े हैं शेफ पंकज आज़ाद, जो कि होटल इंडस्ट्री के जड़ तक की जानकारी बखूबी रखते हैं। अलग अलग जाने माने प्रसिद्ध होटलों में काम करने के साथ एजुकेशनल फील्ड में उन्होंने अपना ज्ञान और समय बखूबी दिया है। सालों का एक्सपीरियंस और क्रिएटिविटी का खजाना उनके नए इनोवेशन और डेडिकेशन के लिए एक प्रमाण है। आइए शेफ पंकज की फ्लेवरफुल दुनिया में गहराई से उतरे और उनके बारे में उनसे ही और जाने। बहुत बहुत स्वागत है आपका शेफ जी। शुक्रिया। मेरा नाम पंकज आजाद है। बेसिकली मैं बरेली यूपी से बिलोंग करता हूँ। बरेली एक बहुत छोटा सा शहर जो यूपी के अंदर है। यहाँ की कुछ प्रमुख हस्तियां हैं जिनका नाम दिशा पटानिया, प्रियंका चोपड़ा है। मैं उसी शहर से बिलोंग करता हूँ। मैंने अपने होटल मैनेजमेंट की डिग्री महात्मा ज्योतिबा फूले रोहिलखंड यूनिवर्सिटी बरेली से की और उस डिग्री को करने के बाद मुझे अपनी पहली नौकरी ताज पैलेस न्यू दिल्ली धौला कुआं में मिली, जो कि 5 स्टार होटल है। वहाँ कुछ समय बिताने के बाद मैंने अपने आप को और ज्यादा स्किल करने के लिए और ज्यादा डेवलप करने के लिए मैंने फूड रिटेल इंडस्ट्री को ज्वाइन किया, जो कि एक दुबई की कंपनी थी जिसका नाम हॉट ब्रांड इंटरनेशनल था। वहाँ पे मैंने थाईलैंड के फूड की पढ़ाई की और साथ ही साथ सीखा भी। इसके बाद मैंने एक न्यूजीलैंड की कंपनी को ज्वाइन किया जो कि आइसक्रीम की कंपनी थी। वहाँ पे मैंने आइसक्रीम को बनाना सीखा और साथ साथ वहाँ पे उसमें नौकरी भी की। उसके बाद कुछ पारिवारिक कारणों की वजह से मुझे टीचिंग में आना पड़ा। तो टीचिंग में आने की वजह से मैंने अपनी आगे की जो नौकरी थी, जो मेरा जीवोपार्जन का जो स्रोत था, वो मैंने बदला और मैं सैम्स इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट वाराणसी में मैंने कार्यरत रहा। उसके बाद मैंने नवोदय विद्यालय वाराणसी में भी काम किया। उसके बाद मैं कुछ समय के लिए अपने परिवार के पास आ गया और फिर मैंने उसके कुछ समय बाद मैं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में कुछ समय कार्यरत रहा। और जब वहाँ कार्यरत रहा तो परिवार की वजह से कुछ समय के लिए फिर मैं अपने बरेली शहर आ गया। और बरेली शहर आने के बाद मैंने वहाँ पर अपने आप को एक गवर्नमेंट की स्कीम के साथ एनरोल्ड किया, ज्वाइन किया, जिसका नाम था प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जो कि प्रधानमंत्री मोदी जी की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसमें कि गरीब लोगों को, एक ऐसे बच्चे जो कि पढ़ाई बीच में छोड़ देते हैं 10वीं 12वीं करके, उनको वहाँ मैंने पढ़ाया और वहाँ पर उनको जीवोपार्जन के लिए नए नए रास्ते बताए। वहाँ से मैंने बच्चों को बताया कि आप किस तरीके से अपने आप को स्वरोजगारी एंटरप्रेन्योर बना सकते हैं और किस तरीके से अपने आप को नए नए रास्ते नौकरी के लिए खोल सकते हैं। तो वहाँ से बच्चों ने मुझसे बहुत कुछ सीखा और वो देश और विदेश में विभिन्न जगहों पे जाके, वो बच्चे जिनके पास उतना पैसा नहीं था कि वो अपनी होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई कर पाए, तो वो उनको मैंने वहाँ पढ़ाया और वो आज देश के अच्छे अच्छे होटल में नौकरी करते हैं। उसके बाद मैं टीम में एज असिस्टेंट प्रोफेसर मैं अपनी सेवाएं प्रदान कर रहा हूं और ये मुझे बहुत खुशी मिलती है कि मैं उन बच्चों को पढ़ाता हूं जिन बच्चों को वाकई में पढ़ाई की जरूरत है और ये बच्चे हमारे देश का भविष्य बनेंगे। और आगे मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आपको ऐसी क्या इंस्पिरेशन मिली जिससे आपने शेफ बनने का तय किया? आपका सवाल बहुत अच्छा है। बेसिकली मैंने शेफ बनना इसलिए पसंद किया क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि सबसे पहली जो जरूरत है वो इंसान की वो भूख है और उस भूख को काबू को पाने के लिए हमको एक शेफ बनना बहुत जरूरी है। हम बचपन से ही शेफ होते हैं, एक अच्छा खाना बनाते हैं, लेकिन उसको प्रोफेशनल तरीके से पढ़ने के बाद हम अपने भविष्य को सुधार सकते हैं और सबसे ज्यादा ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, डेवलपमेंट और लाइफली जितनी भी प्रोबेबिलिटीज हैं वो ओपन हो जाती हैं शेफ बनने के बाद। शेफ, अभी जो आपने हमें बताया उससे मैं ये पूछना चाहूंगी कि आपकी कोई एक मेमोरेबल डिश जो आपने क्रिएट की हो और उसके पीछे अगर कोई इंटरेस्टिंग सी स्टोरी छुपी हो। बेसिकली हर डिश
अच्छी डिश होती है। तो मैं किसी भी डिश को ऐसा नहीं कहूंगा कि वो कोई खराब है या अच्छी है। हाँ, लेकिन क्योंकि मैंने एक डिश जो कि मुझे लगा कि कुछ इसमें कुछ नया है, वो जब मैं होटल मैनेजमेंट की डिग्री कर रहा था, तब मैंने एक ऐसा सोचा कि इसको ऐसा किया जाए जिससे कि वो डिश बहुत ही अच्छी बने और एक नई तरीके की डिश बने। तो मैंने एक लहसुन की खीर इन्वेंट की और बनाई, जो कि वाकई में टेस्ट में बहुत ही अच्छी थी। तो मुझे वो बहुत ही अच्छी लगी और इसके लिए मैं अपने परिवार में ही वालों को ही वो रेकमेंड करूंगा। तो जो मैंने लहसुन की खीर इन्वेंट की, वो मैं अपने परिवार वालों को ही समर्पित करूंगा। क्योंकि हुआ एक बार ऐसा कि मेरे घर पे मेरे घर परिवार के बड़े भाभी भैया लोग आए हुए थे। उन्होंने मेरी भाभी ने मुझसे पूछा कि पंकज, तुम होटल मैनेजमेंट की डिग्री कर रहे हो, तुम क्या ऐसा बना सकते हो जो कि कोई और नहीं बना सकता। तो अचानक से मेरे दिमाग में, मैं वहीं पे खड़ा हुआ था, किचन में कुछ ऐसा दिखा नहीं, क्योंकि मुझे कुछ कंट्रास्ट करना था, कुछ नया करना था और मुझे ये भी शो करना था कि मैं होटल मैनेजमेंट की डिग्री कर रहा हूँ, क्या दूसरों से अलग मैं कर सकता हूँ। तो अचानक से मेरी निगाह लहसुन पे पड़ी, गार्लिक पे पड़ी और फिर वहां से मैंने उसको एक नई डिश में कन्वर्ट कर दिया। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग था ये, और उससे भी ज़्यादा मेरे लिए तो सरप्राइजिंग था कि लहसुन की भी खीर हो सकती है। आई होप मेरे लिसनर्स भी ये पहली बार सुन रहे हैं। तो मैं चाहूँगी कि आप इस रेसिपी के बारे में और बताएं, और हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ के लिए ये कैसे काम करता है वो भी बताएं। जैसे हम सारी खीर बनाते हैं वैसे ही लहसुन की खीर बनाते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है बनाते हैं। तो सबसे पहले हम जो लहसुन की पुती है उसको छील लेते हैं और उसको चावल के दाने के बराबर बारीक काट लेते हैं। उसको जब चावल के दाने के बारीक उसको काट लेते हैं, जिसको हम फाइन चॉप भी बोलते हैं अपने होटल इंडस्ट्री के बारे में भाषा में, फिर उसके बाद हम उसको पूरी रात फिटकरी के पानी में छोड़ देते हैं। एक पानी लेते हैं जिसमें हम फिटकरी को डाल देते हैं और वो पानी फिटकरी के साथ में उस लहसुन को छोड़ देते हैं। जब वो पूरी रात तक लहसुन की कली के जो शेड्स होते हैं या वो फाइन चॉप लहसुन होता है, वो सब पूरी रात रहने के बाद उसके अंदर जो लहसुन की स्मेल होती है वो निकल जाती है। उसके बाद जब हम उसको बनाते हैं सुबह के टाइम पे या किसी भी समय पे जब उसको हम बनाते हैं, तो उसको हम रनिंग वाटर में यानी चलते हुए पानी में कुछ समय के लिए छोड़ देते हैं। कम से 20 से 25 मिनट तक हम उसको रनिंग वाटर में चलाते हैं, लेकिन हाथों से रगड़ते नहीं तो वो पिस जाएगा। तो हम उसको रनिंग वाटर में छोड़ देते हैं और रनिंग वाटर में छोड़ने के बाद क्या होता है कि जो फिटकरी का पानी होता है निकल जाता है। फिटकरी का पानी निकलना बहुत जरूरी है, नहीं तो जिसमें आप खीर बनाएंगे दूध फट सकता है। तो पूरा फिटकरी का पानी निकलने के बाद हम जिस तरीके से खीर बनाते हैं ठीक उसी तरीके से हम पहले दूध को उबाल लेंगे। पूरा दूध उबालने के बाद आखिर में हमको लहसुन मिलाना है, तो सबसे पहले हम दूध को उबाल लेंगे। दूध में हम रोज वाटर डाल देंगे, उसके साथ चीनी डाल देंगे, इलायची डाल देंगे और जो भी हमको मखाने उसके अंदर डालने हैं वो पहले डाल देंगे। और जब वो दूध हमारा आधा हो जाएगा, जो भी हमारी क्वांटिटी है, मान के चले 200 ग्राम दूध लिया है तो 200 ग्राम में अगर वो 100 ग्राम रह जाता है यानी थिक हो जाता है, उसके बाद हम उसमें लहसुन डालते हैं और लहसुन डालने का धीरे धीरे उसको चलाते हैं और चलाने के बाद उसको छोड़ देते हैं, जिससे लहसुन अपने आप दूध के अंदर सेट हो जाए और वो खीर रेडी हो जाए। उसको हम कोल्ड और हॉट दोनों कंडीशन में दे सकते हैं। अब आती है इसके फायदों के बारे में। तो ये जानकर आपको बहुत खुशी होगी और बहुत अच्छा लगेगा कि जिनके लिए आप ये खीर बना रहे हैं उनको हर मामले में ये फायदा पहुंचाती है। जैसे कि अगर आप ये किसी को खीर खिला रहे हैं तो सबसे पहले ये डाइजेशन के लिए यानी पेट के लिए बहुत ही अच्छी होती है। सबसे पहला चीज, आयुर्वेद में पेट से ही सारी बीमारियां होती है, पेट से ही सारे इलाज होते हैं, तो पेट के लिए बहुत ही अच्छी होती है। तो आप इसको 1 से 2 चम्मच किसी को टेस्ट कराएं तो वो बहुत अच्छा रहेगा। इसके अलावा ये घुटनों की जो बीमारियां होती हैं, घुटनों की टखनों की दर्द है, किसी की एड़ियों में दर्द है, किसी के पंजों में दर्द है, बूढ़े लोगों के लिए बहुत ही अच्छी है। इससे और भी एक बहुत खास बात बताता हूँ, जिनकी ट्यूबरकुलोसिस है, टीबी है, जिनको सांस की परेशानी है, उनके लिए ये खीर बहुत ही फायदेमंद है। मैं तो ये कहूंगा ये एक तरीके का रामबाण इलाज है। ये डिश नहीं है, ये एक तरीके की औषधि की तरह काम करती है। जिसको फेफड़े की प्रॉब्लम है, सर्दी खांसी जुकाम की प्रॉब्लम और किसी को ट्यूबरकुलोसिस है, उसके लिए एक रामबाण औषधि है और खाने में तो ये डिश है ही।
शेफ, मैं आपसे आगे जानना चाहूँगी कि फूड लोगों को कैसे कनेक्ट करता है, एक दूसरे के साथ जोड़ता कैसे है? जी, आपका सवाल बहुत अच्छा है। खाना एक ऐसी चीज है जो हर किसी को एक दूसरे से जोड़ता है। अगर बच्चे को भूख लगती है तो बच्चा सबसे पहले अपनी माँ से जुड़ता है, अपने आप को भूख लगती है तो माँ से जोड़ता है, फिर वो अपने पत्नी से जोड़ता है, अपनी बहन से जोड़ता है, अपनी सोसाइटी से जोड़ता है, अपने कल्चर से जोड़ता है और अपने लोगों से जोड़ता है। भूख ही एक ऐसी चीज है जो सबको एक दूसरे से जोड़ती है। वही खाने की बात है, तो खाना भी एक दूसरे को जोड़ता है। खाने में कोई भी हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई या कोई जाति, धर्म, पंथ नहीं होता। आज की तारीख में अगर हम जोड़ने की बात करें तो सुना होगा आपने चाउमीन। चाउमीन चाइना से आई थी और सारी इंडियंस उसको खाते हैं, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम चाइना से कनेक्टेड है। अगर हम पास्ता और पिज्जा की बात करें तो वो मैक्सिकन डिश है जो मैक्सिको से आई थी, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम वहां से कनेक्टेड है। इसके अलावा बहुत तरीके के सूप्स हैं, सैलेड्स हैं जो कि विदेशों से आए हैं, जिनको हम ईट करते हैं, खाना खाते हैं। अगर हम एक बात करें गोलगप्पों की, तो जैसे गोलगप्पे हैं वो इंडिया के हैं, लेकिन विदेशों में उसको वाटर बॉल्स के नाम से जाना जाता है, तो लोग उसको खाते हैं और चटकारे लेते हैं। और एक बहुत आपको इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, शायद ही आपने सुनी हो या लोगों ने सुनी हो, तो उसके लिए बता दूं, जो हिंदुस्तान में समोसा खाया जाता है वो इंडिया का है ही नहीं, वो तो ईरान का है। ईरान से समोसा आया है और हम यहाँ इंडिया में सबसे ज्यादा उसको खाते हैं। तो देखिए हम डायरेक्टली इनडायरेक्टली किस तरीके से विश्व के हर हिस्से में हर तरीके के लोगों से जुड़े हुए हैं। शेफ, ये तो बहुत अलग और नई जानकारी दी है आपने कि समोसा जो इंडिया में बड़े ही चाव से खाते हैं लोग, वो ईरान का है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप क्रिएटिविटी को ट्रेडिशन के साथ कैसे बैलेंस करते हैं? देखिए सबसे पहले किसी भी खाने का एक बेस होता है, वो उसका नेचर होता है। और क्रिएटिविटी क्या है कि वो एक इस तरीके से है, बेस जो है वो एक खाली पन्ने की तरह है। जो भी हम कुछ बनाते हैं, चाहे रोटी ही सोच लें, ठीक है, तो अगर हम रोटी बनाते हैं तो सिंपल रोटी बनाने का तरीका वही है, आटा गूंथा, उसमें आपने पानी डाला, आटा आटा लिया, पानी डाला और उसको गूंथ दिया। लेकिन उससे बनती बहुत सारी चीजें हैं। जैसे शुरुआत में तो सिर्फ हम रोटी बनाते हैं, फिर रोटी से वो फुल्का बन जाता है, लच्छा बन जाता है, मिस्सी बन जाता है, नान बन जाता है, पीटा पॉकेट बन जाता है और विदेशी ब्रेड्स बन जाती हैं, गार्लिक ब्रेड बन जाती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा करते हुए हम बहुत तरीके की ब्रेड्स को बना सकते हैं। तो ये सारी की सारी बेस से ही बनती है, लेकिन इसमें इनोवेशन डे बाय डे होते हैं। तो ये बैलेंसिंग करना ये हमारे हाथ के ऊपर है, ये हमारे नेचर के ऊपर है, ये हमारी प्रैक्टिस के ऊपर है। जैसे कि आपने सुना ही होगा, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो खाना बनाना, बेसिक खाना बनाना तो बहुत जरूरी है, लेकिन इसके साथ इनोवेशन करना भी बहुत जरूरी है। अगर हम इनोवेशन करते रहते हैं तो हमारे जो जीवन में खाने के प्रति रुझान है उसमें कोई नीरसता नहीं आती है। तो शेफ, आगे मैं ये पूछना चाहूँगी कि फूड इंडस्ट्री के एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी में आपके क्या थॉट्स हैं? अगर हम होटल इंडस्ट्री और अदर इंडस्ट्रीज की बात करें तो जो बड़े बड़े होटल होते हैं वो एक सीएसआर एक्टिविटीज करते हैं, जिसको कहते हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। होटल इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें कि वो हर तरीके से डायरेक्टली इनडायरेक्टली सोसाइटी को सपोर्ट करती है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, अगर कभी कोई इंडस्ट्री खाना बनाती है तो वो वेस्ट नहीं होता, उसको डायरेक्टली इनडायरेक्टली दो तरीकों से यूज किया जाता है। अगर पार्टी आज हुई है और अगर वो खाना ठीक है, तो अगर वो कंटेमिनेट नहीं है तो 5 स्टार होटल्स क्या करते हैं कि वो सबसे पहले उसकी फूड की टेस्टिंग कराते हैं कि अगर वो खाने में कोई कमी नहीं है तो वो उन लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं जिनको वाकई में उस खाने की जरूरत है। पहली चीज, जैसे पहला तो ये बात हो गई। दूसरी बात ये हो गई, अगर बाई चांस कभी भी कोई फूड मटेरियल जो कि खराब हो चुका होता है तो वो एनिमल फीडिंग के लिए चला जाता है, कैटल फीडिंग के लिए चला जाता है, तो हम उनको भी फीडिंग करते हैं। और अगर बाई चांस थोड़ा सा और ज्यादा खराब हो जाता है तो होटल इंडस्ट्री उसको खुद अपने यहाँ पर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए या कि किचन गार्डन के लिए एज ए फर्टिलाइजर्स यूज कर लेती है। वही सारी जो खाना बचता है वो कंपोज होके एक तरीके का फर्टिलाइजर बन जाता है और खेती किसानी के काम में आ सकता है। तो इस तरीके से खाना कभी भी बेकार नहीं जाता है और हम अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल करते हैं।
साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा जितनी भी इंडिया या बाहर की कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी है, होटल इंडस्ट्री की जो कंपनियां हैं, वो क्या करती हैं, वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत लोगों को सपोर्ट करती हैं। लोकल लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती हैं, उनके बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल कॉलेज की फैसिलिटीज प्रोवाइड करती हैं। एक मैं आपको बहुत अच्छी बात बताना चाहूंगा कि एक कंपनी है टाटा, जिसके होटल का नाम है ताज। तो ताज होटल बहुत कम बेनिफिट लेता है, मतलब नॉमिनल बेनिफिट्स लेता है, और उससे जो प्रॉफिट आता है डायरेक्टली इनडायरेक्टली सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए सपोर्ट करने के लिए वो सारा इन्वेस्टमेंट करता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शेफ। अब मैं आपसे जानना चाहूंगी कि हमारा शो आपको कैसा लगा। ये सेशन बहुत ही अच्छा था। इस सेशन के थ्रू मुझे अपने भावों को प्रकट करने का एक अनुभव प्राप्त हुआ, पहली चीज। दूसरी चीज, मुझे ये बताने का मौका मिला कि हमारी होटल इंडस्ट्री, फूड इंडस्ट्री दिन पे दिन ग्रो कर रही है, और इसके ग्रोथ से लोगों की ग्रोथ जुड़ी हुई है। ये वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमिकल एक्टिविटी है, ये विश्व की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमिकल एक्टिविटी है, जिसको करने से बहुत ज्यादा एम्प्लॉयमेंट मिलता है। तो मैं चाहूंगा कि इससे ज्यादा लोग फायदा उठाएं, और मैं आपका भी बहुत तहे दिल से शुक्रिया करूंगा कि आपने मुझे ये मौका दिया कि जिसके द्वारा मैं अपनी बात को दुनिया तक अपनी बात को रख पाया। दोस्तों, अभी जुड़े थे हमारे साथ शेफ पंकज आज़ाद। तो फिर मुलाकात होगी ऐसी ही खट्टी मीठी गपशप के साथ। तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल, और लहसुन की खीर बनाना मत भूलना, और सुनते रहिए 89.6 FM रेडियो JNU RJ श्रुति के साथ। बोर हो रहे हो तो ट्यून इन कर, ट्यून इन कर, ट्यून इन कर, ट्यून इन कर, ट्यून इन कर। सैड हो तो ट्यून इन कर, हैप्पी ट्यून इन कर, दिल को तेरे तू खुश कर, जल्दी जल्दी ट्यून इन कर। 89.6 FM रेडियो JNU ट्यून इन कर।